हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण मोहन। मैं 1977 बैच का हरियाणा काडर का आईएएस ऑफिसर हूँ। मैंने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन में कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त मैं नेशनल फैसिलिटेटर एंड ट्रेनर हूँ एथिक्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि मैं यूपीएससी के ऊपर फॉर्मर बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ। तो आज हम लोग जीएस4 पेपर के तहत जो पार्ट बी होता है उसमें जो केस स्टडीज़ होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपके सामने स्लाइड में उपलब्ध है, आप उनको भी देख सकते हैं। तरह तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन सैक्रिफाइस, राइट वर्सेस रॉन्ग, मीन्स टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ वर्सेस बिजनेस, वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट या ईव टीजिंग हाउ टू सॉल्व। तो आप जब भी चाहें इन यूट्यूब वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जीएस4 पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है और अगर आप केस स्टडीज़ का समाधान अच्छी तरह निकाल लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो इस केस स्टडी का हम लोग चलते हैं। ये केस स्टडी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन करना है तो स्कूल्स को, जितने भी स्कूल्स हैं, उनके अंदर रीजनल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करनी होगी। अब स्कूल जो है वो जिन एक्सपर्ट्स की नियुक्ति कर रहे हैं उसकी लागत बहुत ऊंची आ रही है, बहुत महंगे हैं, ज़्यादा सैलरी पर ही मिल पा रहे हैं। अब कुछ बच्चे और उनके माता पिता जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज सीखने के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब चूंकि बच्चों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। यानी अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो ये किसी भी हद में सही नहीं उतरती, क्योंकि उनको हायर करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए धनराशि बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है और बच्चों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि बच्चे और उनके अभिभावक आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जो उद्देश्य है वो पूरा कैसे होगा। और पेरेंट्स जो हैं, यानी माता पिता जो हैं, अभिभावक हैं, वो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि बच्चे जो हैं रीजनल लैंग्वेजेस के लिए ऑप्ट करें, यानी उनको अपनाएं और उसके लिए जो है वो उसमें हिस्सा लें। अब आपका नियुक्ति जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी यानी शिक्षा सचिव के रूप में होती है और इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें आपके पास आ रही हैं कि स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों को ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप जो है रीजनल लैंग्वेजेस सीखिए। अब आपने जब इंक्वायरी करी तो आपने पाया कि स्कूल्स जो है उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, जिस कारण उनको ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो अब आप चूंकि शिक्षा सचिव हैं तो आपको न सिर्फ बच्चों की ओर देखना है, उनके अभिभावकों की ओर देखना है और साथ ही उन स्कूलों को भी तो देखना है। तो सभी को देखने के बाद गुण दोष के आधार पर आपको जो है निर्णय लेना है। तो अब देखिए इस केस स्टडी में हम लोग समझते हैं क्या क्या मुख्य बिंदु आते हैं। पहला है, क्या चॉइसेस हैं आपके सामने, विकल्प क्या है इस समय, ताकि इस इशू को हैंडल किया जा सके। और क्या कार्रवाई का तरीका होगा आपके मुताबिक, जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा जो है ऑप्शन है, और उसको क्यों हम चुन रहे हैं उसके कारण भी हम लोग को देखने होंगे। और क्या पॉलिसी में चेंजेस, परिवर्तन किए जाएं जिससे कि उसके उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाए और साथ ही साथ जो है स्कूल और अभिभावकों का भी जो मांग है वो भी पूरा हो सके। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
का जो उद्देश्य है उसकी भी पालना हो जाए, परंतु पालना होने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस यानी कि पॉलिसी में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। तो अब आप देखिए क्या हुआ इसके अंदर। हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि हमारे सामने विकल्प क्या है, यानी हमारे सामने मतलब उस एजुकेशन सेक्रेटरी के सामने, आप वो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। और दूसरा ये है कि जो विकल्प आपके सामने है उनमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन होगा, यानी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। और तीसरा ये है कि लॉन्ग टर्म में क्या परिवर्तन पॉलिसी में लाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की परेशानी जो है आगे ना आए। तो सबसे पहला स्टेप केस स्टडी के अंदर होता है कि उसकी समरी बनाना, छोटे रूप में उस केस को हम समरी के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्या हिस्सा है इसके अंदर समरी में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने आवश्यक किया था कि भाई रीजनल लैंग्वेजेस यानी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार किया जाए, तरह तरह के कोर्सेज लागू किए जाएं। और स्कूल्स को ये मिलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि लागत प्रभावी नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स एक तो मुश्किल से मिल रहे हैं रीजनल लैंग्वेजेस के, और वो बहुत कम पैसों पर नहीं मिल रहे हैं, तो लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो साथ ही कुछ स्कूल जो है वो बच्चों को बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है दाखिला लीजिए इन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य पूरा हो सके। और साथ ही साथ अब आपके सामने ये देखना है कि आपने क्या एक्शन लेना है। तो ये जो है केस स्टडी की समरी है जो कि आपने देखनी है। अब स्टेक होल्डर के ऊपर नज़र मार लें, क्योंकि इस केस स्टडी के अंदर कई स्टेक होल्डर हैं। पहला तो वो स्कूल है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। दूसरा वो बच्चे हैं जो कि वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तीसरा उन बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं। चौथा वो जो एक्सपर्ट्स हैं रीजनल लैंग्वेज के, जिनको आप नियुक्त करना चाह रहे हैं लेकिन वो बहुत ही ऊंचे वेतन पर ही उपलब्ध हैं। और पांचवा स्टेक होल्डर आप खुद हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी। तो अब इसके अंदर इश्यूज क्या क्या हो गए। पहला तो है फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी वित्तीय विवेक, क्योंकि जो प्रमुख समस्या है इसके अंदर वो ये है कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ऊंचे वेतन पर उपलब्ध हो रहे हैं और बच्चे कम हैं, तो ये कॉस्ट बेनिफिट जो है ये किसी तरह से नहीं निकलेगा। तो पहला है फाइनेंशियल प्रूडेंस। दूसरा कि इशू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों की भरपाई नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा जो है बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेज में कोई दिलचस्पी नहीं, ये तीसरा इशू हो गया। और चौथा उनके माता पिता भी जो है वो भी कह रहे हैं कि जी आप हमारे पर दबाव मत डालिए, क्योंकि आप दबाव के बजाय जो है आप हमें परसुएट करिए, हमें समझा बुझा के कोई चीज़ कर लीजिए, लेकिन फोर्सिबल करना जो है ये उचित नहीं। अब हमें देखना होगा कि इस केस स्टडी का अगला स्टेप क्या है, कि चॉइस क्या अवेलेबल है। तो पहली चॉइस ये अवेलेबल है कि बिना किसी रुकावट के पहले हम जो सिस्टम हमने बनाया है उसको चलाएं, यानी इट शुड बी रन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्शन, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का निर्देश मिला है। तो जाहिर है कि हमें जो भी एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं, जितने भी बच्चे मिल रहे हैं, उसी परिस्थिति में हम उनको चलाएं। और इसमें कुछ चुनौतियां ज़रूर आएंगी इस शुरू में, लेकिन हो सकता है समय के साथ और ज़्यादा बच्चे जो है इसके अंदर आ जाएं और ये जो चुनौतियां हैं इनको हम पूरा कर सकें, इनको बिना किसी रुकावट के इन चुनौतियों का सामना भी कर सकें। और दूसरा ये इसके अंदर चॉइस है कि बच्चों को जो कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव डाला जा रहा है, तो स्कूलों को हम ये निर्देश दें कि बच्चों के ऊपर कोई दबाव न डाला जाए। तीसरी चॉइस है कि हम जो है कुछ और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को लिखें, क्योंकि जिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो जिस सैलरी पर मिल रहे हैं उसके कारण आपको अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी और बच्चों से जो फीस आ रही है वो कम है,
तो इसलिए आपको कुछ अतिरिक्त जो है संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को लिखना होगा। और साथ ही चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि रन द लैंग्वेज आवरसेल्व्स द कोर्सेज इवन इफ एट लॉस, यानी कि लॉस में भी चलने अगर होते हैं तो भी हम चलाए जाएं, क्योंकि इससे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इससे सांस्कृतिक जागरूकता भी फैलती है। तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जिस उद्देश्यों के कारण ये जो है उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को पॉपुलर करने के लिए स्टेप उठाया था, वो पूर्ति भी हो जाएगी। साथ ही एक और विकल्प कि हम रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए लोगों में उसकी जागरूकता लाने के लिए कल्चरल फेस्टिवल्स करवाएं, ताकि उन कल्चरल फेस्टिवल जब वो आएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रकार के जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका भी अपना एक महत्व है, शायद उनकी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त बच्चों और पेरेंट्स को संभावित लाभ से भी जो है उनको हम बताएं कि देखो, अगर दूसरी लैंग्वेजेस आप सीख लोगे तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा या लाभ होने की संभावना है। तो जब एक बार वो खुद कन्विंस हो जाएंगे तो शायद वो खुद ब खुद जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। इस केस स्टडी में कोई एक सिंगल ऑप्शन नहीं है, कई हमें ऑप्शंस को जो है साथ साथ चलाना होगा, तभी हमें इसका समाधान निकल पाएगा। तो हमें कई विकल्पों को मिलाना पड़ेगा। तो पहला तो ये है इसके अंदर कि हम स्कूलों को ये निर्देश दें कि आप बच्चों को बाध्य ना करें और साथ में एडिशनल रिसोर्स यानी अतिरिक्त संसाधन के लिए सरकार को लिखें। तीसरा, जागरूकता में सुधार लाने की कोशिश करें। उससे बच्चों और पेरेंट्स के अंदर जब हम जागरूकता फैलेगी तो वो स्वेच्छा से जो है इन कोर्सेज को अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ में त्योहारों और संस्कृति के माध्यम से बच्चों और उनके पेरेंट्स के मन में उन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए आदर, सत्कार और कौतूहल पैदा करें। अब एक और इसके अंदर स्टेप बहुत आवश्यक है। ये तो होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी तो कुछ हमें स्टेप्स लेने होंगे ना, ताकि इस प्रकार की इश्यूज की पुनरावृत्ति ना हो। तो पॉलिसीज जो है वो हमेशा ऐसे ड्राफ्ट की जानी चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क करने के बाद, सभी को साथ लेकर, जब हम सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर कंसल्टेशन लेकर करेंगे तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना जो है आसान हो जाएगा। तो हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अगर साथ लेके चलेंगे तो शायद पॉलिसी जो है उसका क्रियान्वयन बड़ा आसान हो जाए। तो पहला तो ये है कि पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करते समय ही पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो है परामर्श हमें करना चाहिए। दूसरा, संसाधनों का आवंटन वो इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियली वायबल हो सके। वो जो है स्कूलों के ऊपर ये भार ना पड़े, बल्कि अतिरिक्त संसाधन जो है वो सरकार दे, क्योंकि स्कूलों के लिए तो इतने बच्चे मिलना शायद मुश्किल होगा और इसी कारण से उनको कमी पड़ जाती है वित्तीय संसाधनों की। तो उसको पूरा करने के लिए साथ ही साथ हमें पॉलिसी के अंदर डालना होगा कि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जो है वो सरकार उपलब्ध कराए। और कोई भी पॉलिसी लॉन्च करने से पहले हमें आवश्यक है कि उसका सामाजिक प्रभाव और अनुनय जो है उसके सारे टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड। तो आप समझ गए, क्योंकि हर चीज़ को लागू करने से पहले हमें सारे जितने भी तरीके हो सकते हैं और ख़ास तौर पर सामाजिक प्रभाव और अनुनय यानी सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से हमें उनको इस बारे में दिलचस्प बनाने के लिए और उनको साथ लेकर चलना आवश्यक हो जाएगा, उनको लेकर बच्चों को और उनके अभिभावकों को। तो इसलिए ये 3 लॉन्ग टर्म इसके अंदर मेजर्स लेने होंगे। पहला ये कि पॉलिसी हमेशा सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके बनाई जाए। दूसरा, अतिरिक्त संसाधनों
का जो है प्रबंध हमें साथ साथ करना चाहिए और ये स्कूलों पर जो है इसका भार नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा ये कि कोई भी पॉलिसी लॉन्च करने से पहले सामाजिक प्रभाव और अनुनय के द्वारा जो है हमें लोगों को परसुएड करना चाहिए, तभी जो है पॉलिसी जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके अतिरिक्त रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स का जो है वो भी प्रबंध करना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे जो रीजनल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करते हैं उनको हम इंसेंटिव दे सकें, ताकि जैसे सरकारी पदों के ऊपर उनको लगाने के लिए जो है हम बढ़ावा दें, इंसेंटिव दें कि जिसने रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है उसको जो हम वरीयता देंगे। तो इस प्रकार का जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है यानी सुदृढ़ीकरण है, इससे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में हम जो है ऐसे बच्चों को और उनके माता पिता को मोटिवेट कर पाएंगे। तो वो माता पिता खुद अपने बच्चों से कहेंगे कि देखो, अगर तुम इस प्रकार की रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ोगे तो तुमको सरकारी पदों के ऊपर भी नियुक्त करने के लिए वरीयता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्कूल्स हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा लागू करना ज़रूरी है, उचित संचार, ताकि वो किसी प्रकार का ऐसा चीज़ ना करें जिसके कारण शिकायत आए। तो इसलिए स्कूलों को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी है और स्कूलों के साथ सही मायने में कम्युनिकेशन यानी कि उचित संचार अगर हम रख लेंगे तो किसी प्रकार की कंप्लेंट मिलने की संभावना नहीं होगी। जिसको हम कहते हैं ना कि प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर हो जाता है तो कभी भी किसी भी स्टेक होल्डर को शिकायत नहीं होगी, और स्कूल भी तो हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो ये केस स्टडी हम लोगों ने आज पढ़ी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और आपने देखा कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलने से हम लोग जो है इसका समाधान कितनी अच्छी तरह से कर पाए। तो फिर मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि कोई भी केस स्टडी करने से समाधान निकालने के लिए अगर आप स्टेप्स वाइज चलेंगे, पहला स्टेप शॉर्ट समरी, उसके बाद इश्यूज जो हैं उसके अंदर, तीसरा है स्टेक होल्डर्स, चौथा है ऑप्शंस, आपके पास विकल्प क्या है, पांचवा है उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। इसके अतिरिक्त लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये जब साइंटिफिक मेथड आप जो है अपनाएंगे तो आपकी केस स्टडी का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा और ये आपके को सहायक भी होगा जब आप बाद में सिविल सर्विस में आएंगे तो इस प्रकार के केसेस आपके सामने लगभग रोज़ आएंगे। कभी एजुकेशन का हो सकता है, कभी हेल्थ का हो सकता है, कभी ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, कभी एग्रीकल्चर का हो सकता है, कभी फॉरेस्ट का हो सकता है, कभी एनवायरनमेंट का हो सकता है। तो रोज़ एक नया दिन जो है सिविल सर्विस में एक नई चैलेंज लेकर आता है, और जब आप केस स्टडीज़ का समाधान एक इसी प्रकार से एक साइंटिफिक रूप से निकालेंगे, उसी तरीके से आप जब आपके सामने केसेस आएंगे तो उनका भी सॉल्यूशन समाधान भी आप उसी प्रकार से निकल पाएंगे और एक सफल सिविल सर्वेंट के रूप में आप उभर कर आएंगे। तो मैं कृष्ण मोहन आपसे एक बार पुनः विदा लेता हूँ। बहुत शीघ्र ही एक और केस स्टडी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।